नो, सेंटर ऑफ मास, इसको सीएम बोलेंगे तो भी चलेगा, सेंटर ऑफ मास. नाउ व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? Center of mass is a point or particle where the total mass of the body is supposed to be concentrated. Suppose word use किया है मैंने, तो you can say center of mass is a point or particle where total mass of the body is supposed to be concentrated. Suppose मतलब assume किया गया, होता नहीं, assume किया गया, supposed to be concentrated. No, ऐसे क्यों assume किया? Why? ऐसे क्यों assume किया? Why? In order to study Newton's laws of motion. Newton's laws of motion. Newton's law of motion. Okay. इसका मतलब जैसे ये प्रॉब्लम वहां पर आती है जब एक से ज्यादा पार्टिकल हो. देन लेट्स से कार इज मूविंग, लेट्स से कार अगर मूव कर रहा है, सो कार मूव कर रहा है तो कोई एक पार्टिकल तो है नहीं, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं. जस्ट एक सेकंड आप होल्ड करेंगे क्या? एक सेकंड होल्ड करिए. तो सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट और पार्टिकल where the total mass of the body is supposed to be concentrated in order to study Newton laws of motion. इसका मतलब क्या हुआ? See, जैसे सपोज कर लो ट्रेन इज मूविंग या कार इज मूविंग, तो अगर मैं बोल रहा हूं कि कार इज मूविंग, लेट्स से, अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूं, लेट्स से कार इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, तो आप बोलेंगे कि सर कार के आप किस पार्टिकल की बात कर रहे हैं? कार तो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना है. आप कार के फर्स्ट एंड से ले रहे हैं कि कार के मिडिल से ले रहे हैं कि कार के एंड से ले रहे हैं? आप किस पार्टिकल से अब किस पार्टिकल की बात कर रहे हैं? कौन मूव कर रहा है 40 किलोमीटर पर आवर? तो मैं बोलूंगा सेंटर ऑफ मास. ट्रेन इज मूविंग, मैं बोलूंगा ट्रेन का एक्सेलरेशन जो है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो आप क्या बोलेंगे? ट्रेन के किस डब्बे की बात कर रहे हैं आप? तो मैं बोलूंगा सेंटर ऑफ मास. तो सेंटर ऑफ मास एक यूनिक पॉइंट होता है, हर बॉडी का एक यूनिक पॉइंट होता है जहां पर बॉडी का टोटल मास कॉन्सेंट्रेट होता है. आपने देखा होगा जैसे ये यूनिक पॉइंट मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि टोटल डिफरेंट होता है. तो इसका यूज क्या होता है? इसका जो कॉन्सेप्ट होता है ना, सेंटर ऑफ मास का जो कॉन्सेप्ट होता है, ये this concept of center of mass is used in you can say kinematics and dynamics, दोनों में यूज करते हैं हम लोग. यहां पे हम मल्टी पार्टिकल्स की बात करते हैं, डीलिंग मल्टी पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स हैं. मल्टी पार्टिकल मोशंस की बात कर रहे हैं. ठीक है, अगर एक से ज्यादा पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो आप किस पार्टिकल की को आप किस पे ध्यान दोगे? सपोज कर लो 100 पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, दे आर इंटरकनेक्टेड, तो आप किस पार्टिकल की बात करेंगे? तो मैं सेंटर ऑफ मास की बात करूंगा. बिल्कुल यूनिक होता है. सेंटर ऑफ मास इज अ यूनिक पॉइंट, is a unique point or particle. Center of mass is a unique point or particle. Point और पार्टिकल बिल्कुल एक यूनिक पार्टिकल होता है. जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं क्या? इसका बेस्ट एग्जांपल जो आप लोग ने भी फील किया होगा अपने जैसे, आपने देखो जो स्केल होता है, स्केल जो बड़ा वाला स्केल होता है, लुकिए ये स्केल है, इस स्केल. आप ध्यान दीजिए, आप इस कभी कभी क्या करते हैं, कोई पर्सन स्केल के जो मिडिल वाले पार्टिकल को अपने फिंगर के ऊपर रख लेते हैं तो स्केल बैलेंस्ड हो जाता है.
बिल्कुल हॉरिजॉन्टल बैलेंस हो जाता है। लेकिन और किसी पार्टिकल को रखेंगे तो क्या स्केल बैलेंस होगा क्या? नहीं होगा। सिर्फ आप मिडिल वाले पार्टिकल को रखते हैं फिंगर के ऊपर तो स्केल बैलेंस कैसे हो जाता है? बिल्कुल बैलेंस हो जाता है, हॉरिजॉन्टल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? व्हाई? क्योंकि यहाँ पे उसका सेंटर ऑफ मास होता है, ये यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास होता है। तो इसीलिए इसका स्केल को बैलेंस करना होना, जब तक वो सेंटर ऑफ मास वाला पार्टिकल, सपोज आपको मैं बोलूं कि अपने फिंगर के ऊपर स्केल को बैलेंस करो, तो आप बैलेंस करेंगे, आप इधर उधर मूव करेंगे लेफ्ट राइट, लेकिन जब तक वो सेंटर वाला पार्टिकल आपके फिंगर के ऊपर नहीं आएगा ना, तब तक वो स्केल हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगा, वो गिर जाएगा। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास बहुत ही यूनिक पॉइंट होता है, इज इट क्लियर, बॉडी का। तो जैसे अगर दूसरा एग्जांपल लो, जैसे सपोज कर लो, अगेन दिस इज अ स्केल, लुक हियर, सपोज कर लो स्केल को मैं इस तरह से रख दूं, देन इज इट क्लियर, ये स्केल को मैं इस तरह से रख दूं, इसका सेंटर ऑफ मास आपको मालूम है कि एग्जैक्टली मिडिल में होता है। अच्छा, आप इधर अगर इसको पुश करिए, ना अप्लाई द फोर्स, देन व्हाट विल हैपन, क्या होगा? कोई स्केल है, अगर आप इधर इसको टेबल पर रख के आप इस तरह से पुश कीजिए इसको, तो व्हाट विल हैपन, स्केल कैसे जाएगा? स्केल कुछ आगे भी जाएगा और वो रोटेट भी करेगा, वो दोनों टाइप का मोशन करेगा। स्केल कुछ ऐसे आने की कोशिश करेगा कि नहीं? लेकिन अगर आप बिल्कुल आप इस तरह से पुश करिए, देन अगर आपने बिल्कुल स्ट्रेट फोर्स अप्लाई किया तो हियर, तब क्या होगा? देन इट विल गो स्ट्रेट, तो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा ऊपर वो। इसका मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? आप और किसी जगह पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो स्ट्रेट नहीं जा रहा है, लेकिन जब मिडिल पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो इट विल गो स्ट्रेट। व्हाई? क्योंकि वहां पे उसका सेंटर ऑफ मास है। जैसे अगर फर्स्ट केस में देखो, इन द फर्स्ट केस इट इज परफॉर्मिंग टू टाइप्स ऑफ मोशन, ये आगे भी जा रहा है, रोटेट भी कर रहा है, इट इज ऑल्सो रोटेटिंग, ऑल्सो इट इज ऑल्सो रोटेटिंग। तो इट इज परफॉर्मिंग ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल मतलब स्ट्रेट, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन, दोनों कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है। लेकिन ये वाले केस में क्या हो रहा है? सेकंड केस में इट इज डूइंग ओनली ट्रांसलेशनल मोशन, वो सिर्फ स्ट्रेट जाएगा। क्यों? सेकंड वाले केस में स्ट्रेट क्यों जा रहा है? वो रोटेट क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एग्जैक्टली वो सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है बेसिकली, इसलिए वो स्ट्रेट जा रहा है। तो सेंटर ऑफ मास एक यूनिक पॉइंट हुआ कि नहीं हुआ? अगर आप और किसी जगह पे आप उसको स्केल को आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो स्केल आगे भी जाएगा, रोटेट भी करेगा थोड़ा बहुत, इस तरह से रहेगा ना उसका मोशन। लेकिन एग्जैक्टली मिडिल पे अप्लाई करेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट चला जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे उसका सेंटर ऑफ मास प्रेजेंट होता है, तो बिल्कुल यूनिक पॉइंट है। आपने स्केल को आप किसी और पार्टिकल पे बैलेंस करेंगे, क्या बैलेंस होगा? नहीं होगा, लेकिन ये वाले पॉइंट बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा वो। तो सेंटर ऑफ मास बहुत ही यूनिक पॉइंट होता है। मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, लेट्स से डिस्क, मैं डिस्क लेता हूं, लुकिए एक डिस्क लेता हूं, लेट्स से डिस्क इज हियर, ये सपोज कर लो डिस्क है, और डिस्क के मैं तीन पार्टिकल लेता हूं, एक सेंटर पे लेता हूं ए, एक मैं यहां पे नीचे लेता हूं, ठीक है, इट्स ए डिस्क बी, और एक मैं टॉप पे लेता हूं सी। अब ये बताओ, अगर डिस्क ये रोल कर रहा है, नॉट इज डिस्क इज मूविंग लाइक दिस वे, तो तीनों पार्टिकल किस तरह से मूव करेंगे? आप तीनों पार्टिकल देखो किस तरह से मूव करेंगे। ये डिस्क है, इट्स अ डिस्क हियर, व्हाट विल हैपन, आप देखेंगे जो पॉइंट ए होगा ना बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, पॉइंट ए बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, वो इधर उधर बिल्कुल नहीं जाएगा, इट विल गो स्ट्रेट, पॉइंट ए हमेशा स्ट्रेट जाएगा। और एक और पॉइंट लेते हैं, ये दोनों सेम पॉइंट हो जाएंगे इनफैक्ट, जस्ट वेट, जस्ट वेट, यहां पे एक मैं और पॉइंट ले लेता हूं, लेट्स से सी। तो तीनों पॉइंट का मोशन कैसे होगा? ए तो स्ट्रेट जा रहा है, बी कैसे जाएगा? बी कैसे जाएगा? यस, अगर ये ऐसे रोल करके आगे जा रहा है तो बी कैसे जाएगा?
बी पहले ऊपर जाएगा, फिर वो नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर वो नीचे आएगा, बी विल गो लाइक दिस वे। लेकिन ए जो है बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है। अब सी कैसे जाएगा? सी तो ऐसे जाएगा कुछ, सी तो कुछ इस तरह से जाएगा। इसका मतलब बस ए वाला पार्टिकल बिल्कुल यूनिक दिख रहा है, वो तो बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, बाकी सब तो इधर उधर रोटेट करके जा रहे हैं। तो ए वाला पार्टिकल बिल्कुल यूनिक पॉइंट है। ये बात समझ में आया? तो ए पॉइंट इज यूनिक पॉइंट। ए जो है बिल्कुल यूनिक पॉइंट होता है, ठीक है? वो तो स्क्रॉल जाएगी ना। हाँ, वो ए वाला पॉइंट बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, बाकी सब कैसे भी जाए, वो रोटेट करके जाएंगे, ऐसे जाएंगे, बट ए वाला पॉइंट जो है बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा। तो व्हाई? क्योंकि ए वाला पॉइंट बिल्कुल यूनिक है, क्योंकि यहां पे इसका सेंटर ऑफ मास होता है। तो आप देखिए ये डिस्क रोटेट करता है तो सारे पार्टिकल रोटेट, सारे उसके सारे पार्टिकल रोटेट करके जाते हैं, लेकिन सेंटर वाला पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट जाता है। तो हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास बिल्कुल यूनिक होता है, ठीक है? और सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट होता है जहां पे देखो देखो आपने, मैं एग्जांपल लूं, जैसे आपने 10th में ग्रेविटेशन पढ़ा था, सभी लोगों ने 10th में ग्रेविटेशन पढ़ा था, ठीक है? ग्रेविटेशन में आपको बताया गया था कि ये स्फीयर है, जैसे आपको बताया था अर्थ इज अ स्फीयर। और ग्रेविटेशन में याद करने की कोशिश करो, आपने अर्थ का मास सेंटर पे ले लिया था। क्यों ले लिया था सेंटर पे? अर्थ का मास सेंटर पे होता है क्या? नहीं, एक्चुअली सेंटर ऑफ मास उसका वहां पर होता है, दैट इज सेंटर ऑफ मास। स्फीयर का जो है ना, स्फीयर का जो सेंटर ऑफ मास होता है, स्फीयर का सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली सेंटर पे होता है। तभी तो आप 10 में करते थे, ग्रेविटेशन पढ़ते थे, तो आप बोलते थे अर्थ का मास सेंटर पे। अर्थ का मास सेंटर पे कैसे हो गया? अज्यूम किया है, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेट, सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट वेयर द टोटल मास ऑफ द बॉडी सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सेंटर ऑफ मास सेंटर पे बॉडी के अंदर होता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है। क्यों? बॉडी के बाहर भी हो सकता है, ठीक है? बॉडी के बाहर कैसे हो सकता है? जैसे ये जैसे सपोज रिंग ले लो, लेट्स टेक अ रिंग। हाँ, रिंग में बॉडी के बाहर होता है। जैसे ये रिंग है, सपोज कर लो, हॉलो स्फीयर हो सकता है। यस, ये ऐसा रिंग। तो रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो तो सेंटर पे होता है। आपके रिंग के सेंटर पे तो कुछ होता ही नहीं है, तो खाली होता है। रिंग के सेंटर पे कुछ होता है क्या? उसके सेंटर पे तो ये रिंग इस तरह से है, तो ये तो खाली जगह है ना इसका, इधर मिडिल में तो पूरा ये खाली है, तभी तो रिंग बोलेंगे इसको। लेकिन सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होता है। तो सेंटर ऑफ मास ऐसा नहीं कि बॉडी के अंदर लाई करे, बॉडी के बाहर भी लाई कर सकता है। आपने देखा होगा वो छोटे क्लासेस में सुना होगा, बूमेरैंग होता है। बूमेरैंग इस तरह से होता था, जो मुगली बॉय खेलता फेंकता था, इसको बूमेरैंग बोलते हैं। इसका सेंटर ऑफ मास हमेशा बाहर होता है। तो जब मुगली इसको फेंकता था तो व्हाट विल हैपन, वो रोटेट करता था इसके सेंटर ऑफ मास पे, तो वो जाएगा और वापस आ जाता था, बिकॉज ऑफ दिस वन, क्योंकि सेंटर ऑफ मास बाहर लाई करता था, बार बार अपने सेंटर ऑफ मास के अराउंड वो घूमने की कोशिश करता है, इसलिए वो रोटेट करके वापस आ जाता है, बिकॉज ऑफ दैट रीजन। तो सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर भी होता है, बॉडी के बाहर भी होता है। वो एक यूनिक पॉइंट है वेयर द टोटल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। आप उसके कुछ अलग समझ में आया? अच्छा, क्यों करते हैं ऐसा? क्यों करते हैं? क्योंकि अगर बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे तो फिर हम किस पार्टिकल की बात करेंगे? तो हम क्या करेंगे, सारे पार्टिकल को इग्नोर कर देंगे। We will ignore all other particle and we will consider only one particle, that is center of mass. तो you should know how to calculate center of mass. कुछ बॉडीज का सेंटर ऑफ मास आपको याद भी होना चाहिए, कुछ आपको कैलकुलेट भी करना पड़ेगा न्यूमेरिकल्स में। इस पर न्यूमेरिकल आने के चांसेस रहते हैं, ध्यान देना। कॉपी द डेफिनेशन पार्ट, सेंटर ऑफ मास। Have you understood the what is center of mass? Why and why it is unique? Yes, sir. स्केल तब तक जब स्केल का पार्टिकल तुम्हारे सेंटर फिंगर के ऊपर नहीं आएगा, सेंटर स्केल बैलेंस नहीं होगा, याद रखना। तो बिकॉज दैट सेंटर ऑफ मास।
ओके, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, कुछ आपको वैल्यूज लर्न करनी पड़ेंगी, ठीक है, ये आपके बुक्स वगैरह में भी दिया हुआ है सब जगह, यू लर्न सम ऑफ द वैल्यूज, ठीक है. Say for example, I'm taking some small examples. Let's say disc or ring. तो इनका जो सेंटर ऑफ मास होता है ना, एग्जैक्टली एट द ज्योमेट्रिकल सेंटर, तो सेंटर ऑफ मास एट ज्योमेट्रिकल सेंटर, ज्योमेट्रिकल सेंटर मतलब बिल्कुल सेंटर पे होता है. तो आपको मालूम है कि सपोज कर लो अगर कोई डिस्क हो गया या फिर रिंग हो गया, तो उनका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे ही आएगा पूरा. जैसे सपोज रिंग और डिस्क, सो सेंटर ऑफ मास विल कम हियर एग्जैक्टली एट ज्योमेट्रिकल सेंटर. का मतलब होता है कि ज्योमेट्री वाइज जो सेंटर वाला पॉइंट होता है वहां पर आता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. इस रॉड और सिलेंडर, चाहे आप हॉलो ले लो चाहे आप सॉलिड ले लो, इट डजंट मैटर. तो सेंटर ऑफ मास किधर होगा? एट ज्योमेट्रिकल सेंटर, एट ज्योमेट्रिकल सेंटर. तो ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ही होता है. जैसे सपोज को लो, ये सब जरूरी है आपके लिए जानना. सपोज को लो कोई रॉड है इस तरह से, या फिर कोई दिस वन हियर, अभी हम कैलकुलेट करना भी आपको बताऊंगा. इट्स जैसे इट्स अ सिलेंडर, आप सिलेंडर ले लीजिए, ओके, दिस वन हियर, चाहे हॉलो है चाहे सॉलिड है, सब मैटर नहीं करता आप, ठीक है, हॉलो एंड सॉलिड मैटर नहीं करता. जैसे हॉलो और सॉलिड मैटर नहीं करता, सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ही होगा, ठीक है. ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा, इसका मतलब अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, लेट्स से, अगर मुझे बताइए, अगर मैं बोल रहा हूं कि रॉड का हाँ ठीक है, जस्ट अ मिनट. अगर सपोज कर लो मैं थर्ड एग्जांपल लेता हूं, ट्रायंगुलर लैमिना, ट्रायंगुलर लैमिनार. लैमिनार का मतलब समझते हैं ना, 2D प्लेन, 2D, 2 डायमेंशनल. तो अगर कोई ट्रायंगुलर कुछ लैमिनार टाइप का हुआ, ट्रायंगुलर समझ रहे हैं ना, तो फिर उसका सेंटर ऑफ मास किधर होगा? तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है ना, वो एग्जैक्टली सेंट्रोइड पे होता है. सेंट्रोइड समझ, सेंट्रोइड को क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस और इंटरसेक्शन ऑफ एंगल्स. इंटरसे मीडियन. मीडियन मतलब इसके मिडल से Median. इसके मिडल से इसके, अच्छा ओके, इसके मिडल से होना चाहिए ना, हाँ दैट वन, हियर, intersection of medians, हाँ okay, here, then it will come here, okay, then will come this way. So this is centroid पे ना center of mass होता है, centroid, center of mass. तो you can say intersection of medians. Okay, by the way, तो मुझे बता सकते हो क्या कि जैसे कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है? अच्छा हाँ, इसके बारे में इंफॉर्मेशन जरा याद रखना. चलो ठीक है, छोड़ो बाद में करते हैं. देन रेक्टेंगुलर लैमिनार, सॉरी फोर्थ पॉइंट, रेक्टेंगुलर लैमिनार, रेक्टेंगुलर प्लेट, रेक्टेंगुलर प्लेट. तो सेंटर ऑफ मास किधर होता है? इंटरसेक्शन ऑफ डायगनल्स, इंटरसेक्शन ऑफ डायगनल्स, डायगनल्स पे होता है, इंटरसेक्शन ऑफ डायगनल्स. तो कुछ बातें आपको याद रखना पड़ेगा, इंटरसेक्शन ऑफ डायगनल्स. ओके, नाउ सी, सो लेट्स से अगर मैं यहाँ पर इंटरसेक्शन ऑफ डायगनल्स मतलब अगर सपोज कर लो, हाँ अगर मैं, ओके ठीक है, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, क्या लेट्स से ये x है और ये y है, लेट्स से ये x and y. If I am taking one plate, I am taking one plate here.
ये प्लेट है एक्स और वाई एंड दिस इज ओरिजिन। इसका जो लेंथ है वो एल है और ब्रेथ है जो बी है। तो सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? यस, ये प्लेट है रेक्टेंगुलर प्लेट, इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स बोला तो कहां पे होगा? L/2, B/2. L/2 B बेटा, गुड। क्योंकि अगर आप इस तरह से ड्रॉ करेंगे ना, सो L/2 आप ड्रॉ करेंगे तो इट विल कट एट एग्जैक्टली एट द मिडल, मिडल में ही कट करेगा डायगोनल। ठीक है, तो व्हाट इज दिस वन? सो इट बिकम कोऑर्डिनेट इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सेंटर ऑफ मास, दैट इज L/2 B/2। सो इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स हो सकता है, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस होता है, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो अच्छा, अगर हम अच्छा ऊपर वाले केस में अगर ट्रायंगुलर में हमने ये बात हम आपसे पूछते तो आप क्या बताएंगे मुझे? सी, अगर मैं सेम क्वेश्चन आपको ट्रायंगुलर में बनाऊं तो आप मुझे सेंटर ऑफ मास कहाँ पे दिखाएंगे? ये एक्स है, ये वाई है। इफ आई एम टेकिंग दिस अगर मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ करता हूँ, लुक हियर, और इसका साइड में इक्विलेटरल ट्रायंगल है, लेट्स से इक्विलेटरल ट्रायंगल, इट्स एन इक्विलेटरल लैमिनार ट्रायंगुलर प्लेट, और उसका साइड में ए ले लेता हूं, ये ओरिजिन ले लेता हूं, और मैं इसका साइड पूरा ए ले लेता हूं। ये साइड ए है, दिस वन साइड इज ए, दिस साइड इज ए एंड दिस साइड इज ए। तो अब बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे आएगा? सेंट्रोइड कहां पे आएगा? यस, हाँ, सेंट्रोइड कहां पे आएगा? दिस इज सेंट्रोइड, सेंटर ऑफ मास। तो इसकी पोजीशन बताओ कहां पे आएगी? यस, क्या करेंगे? सेंट्रोइड पे आना है, सेंट्रोइड की पोजीशन बताओ तो मिल जाएगा तुम्हें, सेंटर ऑफ मास वहीं पर होगा। कैसे निकालते हैं सेंट्रोइड की सर पोजीशन? एक्स एक्सिस पे जो उसका डिस्टेंस है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, तो सेंट्रोइड तो मिल जाएगा। ठीक है, यू आर राइट कि आपने बोला कि मैं इस तरह से कर लेता हूँ। सर x कोऑर्डिनेट A/2 होगा। हाँ, यस, y कोऑर्डिनेट क्या होगा? यू आर राइट, ये मिडिल में आ रहा है तो ठीक है, यू आर राइट। अगर ये पूरा a है, सो ये सर मिडिल में A√3/2। एक मिनट, ये A/2 हो गया। हाँ, अब बोलो बेटा दूसरा सर कोऑर्डिनेट। A√3/2 y कोऑर्डिनेट। A√3/2, √3 ऊपर आएगा नीचे आएगा? सर ऊपर होगा ना? ऊपर होगा, एक सेकेंड, चलो जरा थोड़ा सा ज्योमेट्री तुम लोगों को सिखा देते हैं, बाकी सभी लोग सीख लो। अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड ए रहता है तो उसका हाइट कितना आता है? पहले तो मुझे ये बताओ, उसका एरिया क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल ले रहे हैं, छोड़ो, तो मुझे एक एक बातें बताओ जरा, इसको याद करना सब लोग। इक्विलेटरल ट्रायंगल हाइट क्या आता है? यस, व्हाट इज द हाइट हियर? उसका हाइट क्या आएगा? देयर इज फॉर्मूला फॉर इट। उसका हाइट क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का? यस, √3a/4 है क्या? रूट इनटू साइड। हाँ, तो √3/2 इंटू ए हो जाएगा। तो एरिया क्या हो जाएगा? हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस ए हो जाएगा, बेस विल बी ए, तो एरिया हो जाएगा √3 बेस इंटू हाइट, ए स्क्वायर ना, बेस ए ले लेंगे ना बेटा, बेस विल बी द ए, हाँ बेस इंटू हाइट, हाइट तो मिल गया, हाइट की वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगा। अच्छा, सेंट्रोइड यहां पर आता है। ये सभी लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड पढ़ा होगा, ये किस रेशियो में डिवाइड करता है?
2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। यस, वो डिवाइड करता है इसको 2:1 के रेशियो में। सुदिशा गौड़े आई है, उसको हाँ, जैसे ये 2:1 बेटा 2:1 में जाता है, तो इसकी हाइट को 2:1 में डिवाइड कर दो ना। लेट रेशियो बी x, लेट रेशियो बी x, तो 2x प्लस 1x इज इक्वल टू हाइट, तो 3x इज इक्वल टू हाइट कितना है, तो x इज इक्वल टू h की वैल्यू कितनी है, √3y2 इंटू साइड, तो x की वैल्यू क्या आ गई, √3y3 इंटू a बाय √3, a बाय √3। तो ऊपर का जो डिस्टेंस होता है ना, ये जो आता है वो a बाय √3 आता है, और नीचे का डिस्टेंस जो होता है वो 2a बाय √3 आता है, ये ध्यान रखना। तो फिर ये हाइट कितनी आएगी, 2a बाय √3। तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, व्हाट इज द पोजीशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, दैट इज a बाय 2 कॉमा 2a बाय √3। देखो कैसे किया, 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर देते हैं बेटा, x की वैल्यू मिल गया, x की वैल्यू ये हो जाएगी, तो फिर x इज दिस वन, देन 2x कितना हो जाएगा, 2x विल बी 2a बाय √3। तो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, और 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो नहीं 1:2, ऊपर वाला 1 होता है, नीचे वाला 1 होता है, नहीं 1:2 में होता है, ऊपर वाला 1 होता है, नीचे नहीं 2:1। सर 2:1। तो नीचे वाला 1 होता है कि ऊपर वाला 2 होता है, क्या होता है, नीचे वाला 1 होता है। नीचे वाला 1 होता है, हाँ ठीक है, तो फिर नीचे वाला a बाय √3 आएगा, ऊपर आएगा 2a बाय √3। नहीं 2:1 के रेशियो में डिवाइड होता है, एक मिनट, तो लेट द रेशियो इज x, तो 2x प्लस 1x इज इक्वल टू हाइट, हाइट इज √3 बाय 2 इंटू साइड, तो 3 विल कम डाउन, तो √3 आएगा, हाँ बेटा a/√3 आएगा ना सर, ऊपर वाला ना कि नीचे वाला, x नीचे वाला ये वाला, नीचे वाला a/√3 आएगा, ऊपर वाला 2a/√3 आएगा। हाँ ऊपर वाला a/√3 आएगा, नहीं 2a/√3 आएगा, और नीचे वाला a बाय √3 आएगा। 2:1 की 1:2, अच्छा ऊपर वाला 2 होता है, नीचे वाला 1 होता है ना, पक्का ना, हाँ सर। 2:1, हाँ देख लेना, अगर ये 1 ऊपर हुआ 2 नीचे हुआ तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा, ध्यान रखना फिर। जस्ट कॉपी ऑन दिस वन, तो a बाय √3 आएगा फिर ये। सेंट्रोइड का साइड का डिस्टेंस, हाँ ठीक है, यस, तो आई होप यू गॉट दिस वन, आपको समझ में आया है? हाँ बच्चे क्या हुआ, कैलकुलेशन पार्ट, सर सेकंड पॉइंट, हाँ सर रॉड वाला। अच्छा ओके, जस्ट अ मिनट मैं स्क्रॉल करता हूँ, ये सेकंड वाला ठीक है, कर लीजिए आप लोग पहले, ठीक है आप लोग कुछ कॉपी कर लीजिए पहले।
अभी वो ट्रायंगल वाला स्लाइड दिखाया ना। ओके ओके, जस्ट अ मिनट। सर 1 मिनट थोड़ा लेफ्ट में लो ना। रेक्टेंगल को क्या, रेक्टेंगल प्लेट। हाँ So can you scroll up? नहीं नहीं, तुम लोग गलत बोल रहे हो। ऊपर वाला 1 होता है, नीचे वाला 2 होता है। वही मैं कहूँ, गड़बड़ कर रहे हो तुम लोग कुछ। सर 2:1 रेशियो होता है। नहीं, 1:2, ऊपर वाला 1, नीचे वाला 2 रहेगा ना। सेंट्रॉइड ऊपर आएगा, 1:2 ऊपर। वही मैं कहूँ, कुछ गड़बड़ कर रहे हो तुम लोग। 1:2 मतलब ऊपर वाला 1, नीचे वाला 2। ये 1 है तो ये 2 होता है। ठीक है, चेक कर लेना एक बार। दिस इज a/√3 and this is 2a/√3, तो a/√3 सर 2:1 होता है रेशियो। नहीं सर 2:1 होता है। तो 2 नीचे हाँ, होता सर। है, 1 ऊपर होता है ना। सर 2 नहीं, ऊपर सर, होता है, ऊपर नीचे होता है। सर अभी चेक किया मैंने। चेक किया? यस सर। अच्छा ठीक है, तो फिर ठीक कर लो उसको। चेक किया ना तुमने, पक्का? यस हाँ यस सर। चलो ठीक है, तब ठीक है फिर। 2:1। एक मिनट में फिर एक बार चेक कर लेता हूँ। √3/2 इंटू साइड, ठीक है। लेट द रेशियोज है, तो 2x + 1x = 3x, तो 3x 2:1। हाँ, तो ऊपर वाला होगा, दैट इज x की वैल्यू आ गई है। तो हाँ देखो, गड़बड़ हो रहा है, वही यहाँ पे मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। सर x a/2√3 आना चाहिए। यस यस यस, यहाँ गड़बड़ हो रहा है, यहाँ गड़बड़ हो रहा है। रुक जाओ, सही कर लेते हैं इसको। तो 3x = a/2√3 होगा। तो ऊपर वाला पे 2x है ना, तो 2x हो जाएगा, दैट इज a/√3। तो x ये आएगा और वो ये आएगा, 2x ये आएगा a/√3, नॉट सो। तो ये हो जाएगा 2a/√3, that one is correct. a/√3 and this is 2a/√3, it's correct. ठीक है, 2√3। अच्छा, ऊपर 2 नीचे आएगा, सॉरी 2 नीचे आएगा। a/2√3। सर वो रेक्टेंगल ना, अब तुम लोग ठीक से कॉपी कर लो इसको पूरा। आपने ये देख लीजिए कैलकुलेशन प्रॉपर। 2 छूट रहा था हमारे को, वही 2 गड़बड़ हो रहा था। सर थोड़ा सर ये के लिए है ना, अदर टाइप्स ऑफ ट्रायंगल आए तो अदर टाइप ऑफ ट्रायंगल आएगा तो फिर आपको निकालना पड़ेगा, फिर अलग अलग होता है, लेकिन मोस्ट प्रोबब्ली यही रहता है ऑलमोस्ट, क्योंकि वो रेशियो तो वही रहेगा ना, दैट इज 2:1। आप एक बार कोशिश करिए कि दूसरे का निकाल के। सर वो नीचे स्क्रॉल करो ना। सर वो रेक्टेंगल प्लेट। हाँ अभी करते हैं बेटा, जरा ही कॉपी कर लेंगे इन लोग को, फिर मैं करता हूँ। 2:1 के रेशियो में 2 ऊपर आएगा, 1 नीचे आएगा। डन सर। ओके, सो इसमें दोनों ही बच्चे हैं, ध्यान रखना कि मेडिकल वाले स्टूडेंट भी ये ज्योमेट्री याद कर लेना तुम लोग। मेडिकल वाले लर्न दिस ज्योमेट्री, आप ये डायग्राम लर्न कर ले। हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक सेकंड बेटा।
ये डायग्राम आप लोग याद कर लेना पूरा, ये वाला डायग्राम, कि सेंट्रॉइड से ऊपर का डिस्टेंस कितना होता है, सेंट्रॉइड से साइड का डिस्टेंस कितना होता है, साइड ए होता है, ये बात तुम याद रखना। इज इट क्लियर? सो मुझे किधर स्क्रॉल करना है, सबने कंप्लीट कर लिया इसको? No, sir. लेफ्ट साइड। ओके, लेफ्ट Left side. एक मिनट, जूम आउट करो, जूम आउट। जूम आउट करेंगे तो पेज, एक्चुअली पेज है ना ये, तो वो पेज ऊपर नीचे स्क्रॉल कर Second point जाएगा। दिखाओ, sir. Can you show the second point? Yes, thank you. एक्चुअली बच्चे हैं। Daughter also there in class, I think. जी सर। The daughter also be there in class. ओके, जस्ट अ मिनट। Boys and girls, have you copied? No, sir, wait. Yes, sir, done. डन, चलो। No, sir, वैसे wait. 2-4 एग्जांपल ले लिया हमने समझाने के लिए। Wait, sir. हाँ, ओके ओके, ठीक है। Once you complete, just inform me, so I will proceed. Done, sir. Okay, so a little bit. अच्छा, ठीक है। Sir, please show the calculation of right side, please. Okay, just hold on. Have you copied this diagram? So I will scroll it down. Remember the few informations. What is the height? What is the area of equilateral triangle? Height is √3 by hypotenuse to side. Area is √3 by 4a square. A is the side length. फोन पे गूगल पे का अलग अलग होता होगा, तो फोन पे से अगर आप करते हो तो हो जाएगा, बस फोन पे, लेकिन मैं उनका ऐड करके Sir, can you scroll up? I hope everybody completed everything. So I will start a new thing. सर बस वो रेक्टेंगल वाला एक बार दिखाइए फिर चालू कर दीजिए। और अच्छा रेक्टेंगल वाला, ओके, रेक्टेंगल वाला। नो,
there's some और more formulas still medical batch भी इसमें है, तो मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रूफ कुछ प्रूफ आप लोग को बाद में करा दूंगा जेई स्टूडेंट्स, ठीक है, आज नहीं करा रहा हूँ क्योंकि मेडिकल बैच इज देयर, तो मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मुलेस दे दे रहा हूँ उसके, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं इसके कुछ डेरिवेशन आपको बाद में करा दूंगा, नॉट टुडे, ठीक है। सो ये भी आता है आपका सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग, then semi-circular disc, semi-circular disc, जे में इस पे ज्यादा पूछते हैं, सेमी सर्कुलर रिंग या सेमी सर्कुलर डिस्क, कैन आई स्क्रॉल इट कंप्लीटली? Yes. ओके, ये दोनों आप लोग याद रखिएगा। सो लेट्स से सर तो लेट्स से इट्स अ डिस्क, सेमी सर्कुलर डिस्क हियर, ड्रॉ इट प्रॉपर में से आप प्रॉपर ड्रॉ कर लीजिएगा, रिंग बना रहा है ना, इट्स अ रिंग, okay. Let's say this is origin and radius is radius of this one is r, it's a semicircular ring, huh? Okay, so this is x and y, so इसका जो center of mass होगा वो इधर होगा, near about 2r upon pi, मैं बाद में प्रूफ कर दूंगा आप लोग को here, तो this height is 2r upon pi, सेमी सर्कुलर रिंग 2r अपॉन पाई, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे, दैट इज सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स। सर वो सेमी सर्कल का हाफ हाइट है ना? नहीं, 2r अपॉन पाई है बेटा, हाफ होता तो r/2 होता ना। हाँ सर। ठीक है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे वो जाएगा 0,2r अपॉन पाई। सर वो 2r/पाई नहीं समझे। हाँ बेटा, सर बाद में रेशियो तो हाँ, बताइए ना हाँ, कितना है हाँ, हाइट हाँ, में। नहीं वो हम बाद में रेशियो नहीं बताएंगे, रेशियो इसमें नहीं है, वेरी करेगा, हम आपको ना बाद में प्रूफ कर देंगे, क्योंकि आज नीट के स्टूडेंट बैठे हुए हैं ना, तो फिर उनको जरूरत नहीं है इसका प्रूफ की, उनको सिर्फ फॉर्मूले चाहिए। सो अननेसेसरी फिर वो ओके लोग, सर। मैं आपको बाद में करा दूंगा, लेकिन सब नहीं कराऊंगा, 2-3 करा दूंगा, रिंग का और डिस्क का 3-4 करा दूंगा बस, ठीक है। ओके, जेई वाले स्टूडेंट मुझे बाद में रिमाइंड करा दीजिएगा, नेक्स्ट वीक, नॉट दिस वीक, नेक्स्ट वीक, ओके। नाउ सो अगेन, अगर डिस्क होता तो क्योंकि नीट के स्टूडेंट को बेटा डायरेक्ट फॉर्मूले चाहिए ना, उनको नहीं चाहिए सब इतना डेरिवेशन वगैरह, अननेसेसरी उनको परेशान करने से क्या फायदा। नो, इट्स अ डिस्क, ये डिस्क है, सपोज कर लो इट्स अ डिस्क, it's a disk here, okay. Now this is a radius and this is 0,0, तो जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा इट विल बी हियर, इसका हाइट होता है दैट इज 4r, सेंटर से ले रहे हैं, इधर से मिडिल से ऊपर तक, 4r अपॉन 3 पाई, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,x, y, तो 4r अपॉन 3 पाई, ठीक है। बाकी लोग इसको डायरेक्ट लर्न कर लेंगे, डेरिवेशन में बाद में करा दूंगा, मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो नोट डाउन दिस फॉर्मुलेज ओनली, ठीक से बना लेना, मेरे ये रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग है, ये डिस्क है, डिस्क आधा बना लेना, मेक इट प्रॉपर, ठीक है, ये डिस्क है। हो गया, फॉर्मूले हो गए दोनों, तो रिमेंबर द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास,
ओके नाउ देन हाँ ठीक है, आप लोग लिखिए लिखिए, ठीक है 6 7 देन इट्स हेमीस्फेरिकल शेल, हेमीस्फेरिकल, हेमी मतलब आधा, spherical shell hollow inside, and eighth one is solid hemisphere. Hemisphere. सर हाँ बच्चा, सर आप बाद में कौन से डेरिवेशंस कराने वाले हो? मैं आपको रिंग का और डिस्क का करा दूंगा बाद में, ठीक है। नो हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर भी सेम चीज रहेगा, ठीक है। लाइक दिस वे, अगर मैं इसको इस तरह से कर लेता हूँ, हेमीस्फीयर समझ रहे हैं ना, शेल का आधा, हाफ ऑफ द शेल, हाफ ऑफ द शेल मतलब इट्स लाइक दिस वे, ये कुछ इस तरह से होगा, और ये हेमिस्फीयर मतलब इस तरह से रहेगा, और ये इट्स अ हॉलो इनसाइड, ठीक है। x, y, रेडियस इज, लेट्स से रेडियस इज r, तो सेंटर ऑफ मास विल बी हियर, and what is the height of center of mass? That is near about shell का तो r/2 पे ही रहता है, ये मिडल ऑफ द रेडियस रहता है, यस ये मिडल ऑफ द रेडियस रहता है, r/2। सो इसका जो है वो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, दैट इज 0, r/2। सॉलिड हेमिस्फीयर में, इट्स लाइक दिस वे, y and x, solid hemisphere like this way, ये solid, r is the radius, तो center of mass is here, ठीक है, और इसका जो हाइट होता है 3r/8, 3r/8, height is 3r/8, so center of mass will be here, it is 0, 3r/8, ठीक है। ये एटलीस्ट मेडिकल स्टूडेंट लर्न ऑल द फॉर्मुलेस डायरेक्टली, सबको फॉर्मूले डायरेक्ट याद कर लेना, ठीक है। नाउ वैसे फॉर्मुलेस को लिमिट नहीं है, बस एक और बता देते हैं कोन का, और बाकी तो कैसे निकाला जाएगा बताएंगे फिर हम आपको। सर सॉलिड हेमिस्फीयर में क्या लिखा है आपने? 3r/8, बेटा 3r/8, देखो राइट में भी लिखा है ब्रैकेट में 3r/8 है, मैंने उसको एरो लगा के इधर भी लिखा हुआ ब्रैकेट में 3r/8। सर 7th और 8th का भी डेरिवेशन देने वाले हो? ठीक है देखेंगे, मुझे एक बार मैं आपको, ठीक है मैं आपको दे दूंगा, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर। एक्चुअली एक तो थोड़ा सा ना बेसिक डिफरेंस हो जाता है मेडिकल टीचिंग और जेईई टीचिंग में, कि मेडिकल में आपको बहुत डेरिवेशन नहीं करनी, आपको सिर्फ फॉर्मुलेज लर्न करने। जेईई में क्या होता है, यू शुड नो हाउ टू डिराइव इट, अगर आप डेरिवेशन करना जानते हैं तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे वहां पे अच्छे, मतलब आगे चल के। लास्ट वन इज कोन, हॉलो कोन, हॉलो कोन, राइट एंगल कोन ले लेते हैं, कोन है बेसिकली, नॉट कोन, ओके, एंड सॉलिड कोन,
हाँ सॉलिड कोन, ठीक है। Everybody completed that 7 and 8 point? Yes, sir. Okay. Now just see here this कोन कैसे बनेगा? हाँ हाँ चलेगा। Wait, it's a cone here and this is X and this is Y and this is a hollow cone, ठीक है। hollow cone में अगर सपोज कर लो इसकी हाइट h है, let's say height is h, this is 0,0, तो जो उसका सेंटर ऑफ मास होगा वो h/3 पे होगा, h/3, सेंटर ऑफ मास विल बी h/3, so 0,h/3। लेकिन अगर वही सॉलिड कोन होगा, if it is a solid cone then if it is a solid cone then if it is a solid cone x and y and this is solid cone here and this is 0,0 and r is the radius, r इसका रेडियस है, एक सेकेंड, नो ये h/4 पे होगा, सपोज h is the height, the center of mass will be here, then it's h/4, so the center of mass will be 0,h/4। सर h/4 हॉलो में होगा ना? नहीं h/3 हॉलो में, हाँ तो हॉलो में h/3 तो किया बेटा, हॉलो में h/3 नहीं सर होगा। h/4 नहीं सॉलिड होता है ना तो मास किधर ज्यादा होगा बेटा, नीचे ज्यादा है कि ऊपर ज्यादा है? लोअर सेक्शन में मास ज्यादा है। लोअर। हाँ तो जिधर मास ज्यादा होता है सेंटर ऑफ मास उधर शिफ्ट हो जाता है, तो हॉलो कोन में सेंटर ऑफ मास ऊपर होता है, लेकिन सॉलिड में क्योंकि पूरा सॉलिड हो जाता है तो नीचे मास ज्यादा आ जाता है, तो बिकॉज ऑफ दैट सेंटर ऑफ मास शिफ्ट दैट साइड विच आर मोर मास, जहां पे ज्यादा मास होगा उधर की तरफ शिफ्ट हो जाता है वो, तो नीचे आ जाता है थोड़ा, तो और नीचे आ जाता है तो हाइट और कम हो जाएगी, h/4 हो जाता है। ओके। So these are the some basic formulas, you have to memorize it. Okay, now the question comes how to calculate, ये सब फॉर्मूले आते कैसे हैं, how to get the center of mass, ठीक है। नो ठीक है, जस्ट एक बार लास्ट फॉर्मूला बता के मैं फॉर्मुलेस पे आ जाता हूँ जरा। एक लास्ट क्या ले सकते हैं, हाँ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, ये बहुत ज्यादा यूज होता है इसलिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूले दे रहा हूँ, बोथ द मेडिकल एंड जी। सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, just anyone कौन भेजेगा, एक मिनट, ठीक है मैं देख लेता हूँ, चलो। सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम ये बहुत ज्यादा यूज होता है, सो हाँ 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 यस बोलिए, आपकी आवाज चलेगी बेटा, कुछ बोल रहे थे आप? ठीक है, ओके, लेट मी प्रोसीड। सो
टू पार्टिकल सिस्टम देखो जरा, ये बहुत ज्यादा यूज होता है, इसको बहुत क्विक यूज करते हैं, बाद में मैं इसको प्रूव करूंगा। सपोज अगर ये M1 है एंड जस्ट वेट, एक काम करेगा एनीवन, कोई एक काम करिएगा आप लोग, बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग का स्क्रीनशॉट, कोई भी एक बच्चा कौन करेगा, ये जो अटेंडेंस का पार्टिसिपेंट का स्क्रीनशॉट मेरे को भेज पाएंगे आप? कौन भेजेगा? एनीवन, कोई मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना, मुझे अटेंडेंस मैं नहीं ले पा रहा हूँ, तो आप लोग ना अटेंडेंस कोई स्क्रीनशॉट लेके भेज देना इसका, ठीक है? कोई एनीवन, कोई भी, हाँ। कौन कर रहा है? जस्ट सब लोग नहीं करे, कौन कर रहा है? सर प्रियंका। प्रियंका, ठीक है, स्क्रीन प्रियंका, ठीक है, स्क्रीनशॉट भेज देना, ठीक है? ओके ओके, नाउ कम टू द टू पार्टिकल सिस्टम। ये बहुत ज्यादा यूज होता है, दो पार्टिकल है, एक M1 दूसरा M2 लेट्स से, और इनके बिटवीन डिस्टेंस जो है वो, लेट्स से मैं डिस्टेंस ले लेता हूं, लेट्स से D या A ले लेता हूं या D ले लेता हूं, वट एवर इट इज, या डिस्टेंस X ले लेता हूं, चलो डिस्टेंस X ले लेता हूं। तो इन दोनों बॉडीज के बिटवीन, इनका दो बॉडीज का सेंटर ऑफ मास कहीं पर तो कहीं होगा, वैसे किस तरफ ज्यादा होगा? M2 का मास ज्यादा है, इसलिए M2 की तरफ ज्यादा होगा वो। तो लेट्स से सेंटर ऑफ मास इज हियर, तो लेट्स से इधर से अगर डिस्टेंस x1 बन रहा है सेंटर ऑफ मास का, तो दूसरे साइड से डिस्टेंस क्या बन रहा है? x2। मैं बाद में प्रूव करूंगा फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला लर्न कर लेना। ये x1 की वैल्यू होती है, x1 की वैल्यू होगी दैट इज m2 x अपॉन m1 प्लस m2, एंड x2 की वैल्यू होती है m1 x अपॉन m1 प्लस m2। तो ये बहुत ज्यादा यूज करते हैं स्टूडेंट, तो ये फॉर्मुलेज आपको याद होने चाहिए। ये याद रखना, जब M1 से डिस्टेंस देखते हैं ना तो ऊपर M2 आता है, और जब M2 से ऊपर डिस्टेंस देखते हैं तो ऊपर M1 आता है, थोड़ा सा फर्क है बस। अगर तुम M1 से डिस्टेंस देख रहे हो तो ऊपर क्या आ रहा है? M2 आ रहा है, और जब तुम M2 से डिस्टेंस देख रहे हो तो ऊपर क्या आ रहा है? M1 आ रहा है। तो दो बॉडीज का सेंटर ऑफ मास तुम्हें याद होना चाहिए कि कहां पर आता है दो बॉडीज का सेंटर ऑफ मास। सो ये फॉर्मुलेज यू हैव टू लर्न एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मुले, रिमेंबर, ये लर्न कर लेना इसको, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पोजीशन तुरंत चाहिए होगी, तो आप उतना कैलकुलेशन नहीं करते, डायरेक्ट फॉर्मुला अप्लाई कर देते हैं दो बॉडीज के लिए कि उनका सेंटर ऑफ मास किधर हो। इज इट क्लियर? ओके, तो लर्न दिस फॉर्मूला एंड दिस वेरी यूजफुल फॉर्मूला, आई विल प्रूव इट, मैं इसको प्रूव करूंगा। सर, हाँ, यस सर, पर सेंटर ऑफ मास हेवियर साइड क्यों शिफ्ट होता है? हाँ, हेवियर साइड की तरफ शिफ्ट होगा बेटा। अगर अर्थ सपोज कर लो, एक अर्थ है, सपोज कर लो अगर मैं अर्थ ले लेता हूं और ये मून ले लेता हूं, तो ऑफकोर्स अर्थ का मास ज्यादा है ना, तो इन दोनों बॉडीज का सेंटर ऑफ मास आप कहां पे अज्यूम करेंगे? अगर मैं बोलूं एक अर्थ है और एक मून है, तो इनका सेंटर ऑफ मास कहां पे अज्यूम करेंगे आप? क्या एग्जैक्टली मिडिल में कर लेंगे क्या? क्यों? मून का मास तो कम होता है, बहुत कम होता है अर्थ से, तो फिर कैसे आप मिडिल में अज्यूम कर सकते हैं? किसका मास ज्यादा है? अर्थ का मास, तो सेंटर ऑफ मास कुछ अर्थ की तरफ आएगा, जिधर मास ज्यादा होता है उधर सेंटर ऑफ मास जाता है। सेंटर ऑफ मास मतलब क्या? वेयर द टोटल मास ऑफ द बॉडी सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। तो एक बात बताओ, अगर मैं, हाँ, जैसे आप ऐसे देखो ना, नॉर्मल सोचो, अगर आप नॉर्मली सोचिए कि इफ आई विल टेक 4 पार्टिकल्स हियर, 1 2 3 एंड 4, तो इन 4 पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास इधर थोड़ी ना आएगा, ये इधर 3 पार्टिकल नहीं दिख रहे हैं आपको, तो सेंटर ऑफ मास नियर अबाउट यहां पर कहीं आ जाएगा, या इधर आ जाएगा सेंटर ऑफ मास कहीं पर। जहां पे मास ज्यादा होता है उधर सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाता है, ये बात ध्यान रखना। ओके, now let me have you copied all the formulas? Let me tell you formula how to calculate center of mass. Now formula, yeah, to calculate center of mass, formula to calculate सेंटर ऑफ मास। अब ये फॉर्मूला तुमको अप्लाई करना पड़ेगा, ये पहले तो याद कर लेंगे आप,
उसके बाद आप देखेंगे सर ने कौन कौन से फॉर्मूलेज बताए थे सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने को, क्योंकि इसमें क्या आएगा न्यूमेरिकल में यही आता है, बस फाइंड द सेंटर ऑफ मास। ओके, सो एवरीबॉडी अंडरस्टूड? तो मैं फॉर्मूलेज पे आऊं क्या? यस ओके सर, फॉर्मूले एक्चुअली आए कहां से? ठीक है, आई एम कमिंग टू दैट। फर्स्ट फॉर्मूला, लेट्स से बहुत सारे पार्टिकल प्रेजेंट है, let's say number of particles are present, and I am taking this one here. Number of particles are present, let's say this is x, this is y, and this is z. बहुत सारे particle present है, this is origin. Let's say your particle is m1, let's say here it is m2, let's say here it is m3, let's say here it is mn. 3 dimensional बहुत सारे particle present है। तो तुमको चाहिए सेंटर ऑफ मास। तो लेट्स से न्यूमेरिकल अलग अलग तरीके के होते हैं, पहले मैं फर्स्ट टाइप का ले रहा हूं। सपोज उनकी पोजीशन दे रखी हूं R1, फिर दूसरे की पोजीशन दे रखी है दैट इज R2, देन थर्ड की पोजीशन दे रखी दैट इज R3, एंड लास्ट वन इज लेट्स से Rn, सो अब इनका सेंटर ऑफ मास कहां पे जाएगा, मुझे कैसे मालूम चलेगा? इतने सारे पार्टिकल है तो वेयर द सेंटर ऑफ मास? m1 भी है, m2 भी है, m3 भी है, m4, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं लेट्स से। ठीक है, तो देयर आर लेट n particles having masses m1, m2, m3 dash 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 mn, and their positions are, and their position with respect to origin are R1, R2, R3 like this way, Rn. So what is the position of center of mass? अगर तुमको सेंटर ऑफ मास चाहिए तो क्या करेंगे हम लोग? तो एक काम करते हैं हम लोग, लेट्स से कहीं पे अज्यूम कर लेते हैं, लेट्स से हियर इज सेंटर ऑफ मास, लेट्स से मैं यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं ये सेंटर ऑफ मास, दिस इज सेंटर ऑफ मास, और इसकी जो पोजीशन है वो है R। तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास RCM बोल देते हैं, CM मतलब सेंटर ऑफ मास। तो RCM पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे मिलेगी? फॉर्मूला देख लो यार इसका कैसा होता है, m1 इंटू R1, m1 को उसकी पोजीशन से मल्टीप्लाई करो, प्लस m2 R2 प्लस m3 R3, you keep on multiplying like this way, प्लस 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 mn Rn, पहले मल्टीप्लाई कर लिया, डिवाइडेड बाय टोटल मास, divided by total mass of the body, that is m1 plus m2 plus m3 plus like this way, plus mn divided by total mass of the body. This is a formula. जिसमें प्रॉब्लम लेके बताता हूं, just copy down this formula first. सर Yes. सर इसमें भी x और y कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट करने पड़ेंगे ना R1 R2 की जगह पे? नहीं, आप मैंने वेक्टर फॉर्म दिया है तो आप वेक्टर फॉर्म यूज करना। आई हैव गिवन यू वेक्टर फॉर्म, तो यूज वेक्टर फॉर्म, आप वेक्टर फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है? ओके यस, आई एम टेलिंग यू जस्ट डन सर।
छोटा क्वेश्चन ले लेता हूँ ऐसे, जस्ट आई एम टेकिंग वेरी स्मॉल क्वेश्चन एग्जांपल जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड. सपोज अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, लेट्स से लेट m1 is equal to 2 kg and m3 दो ही मास ले लेते हैं, m3 is equal to 3 kg, sorry m2 is equal to 3 kg, दोनों 1 kg and sorry 2 kg and 3 kg. Okay, m2 and positions are that is 2i cap minus 3j cap plus 4k cap and I cap plus j cap minus 3k cap. What is the position of center of mass? What is position of center of mass? Get the value, put the value, I get answer. Position of center of mass. तो RCM की वैल्यू क्या आ जाएगी? सिर्फ दो मास है तो सिर्फ टू टर्म्स तक जाएगा, m1 r1 plus m2 r2 upon m1 plus m2. Apply the value, get answer. इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, वेक्टर फॉर्म में बस वैल्यू रख के आपको m1 r1 plus m2 r2 अपॉन m1 plus m2 करना पड़ेगा. सर 9/5. वेक्टर हटा दिया क्या आपने कि मॉड निकाल लिया उसका? क्या किया आपने? m1 क्या होगा 2 और r1 क्या होगा 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस m2 क्या होगा 3kg i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप अपॉन टोटल मास. तो टोटल मास क्या आ जाएगा 2 + 3. कैसे कर रहे हैं बेटा? सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं ना कि कुछ और तरीका कर रहे हैं? तस्नीम आपको समझ में आ रहा है? यस सर. ओके. सर मुझे 9.1/5 आ रहा है. आप लोग ने किया क्या? अच्छा ठीक है, आप लोग ने ब्रैकेट ओपन कर लिया ना, फिर 4i कैप प्लस माइनस 6j कैप प्लस 8k कैप एंड प्लस 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 9k कैप अपॉन 5. तो ये कितना आ जाएगा? दैट इज 6 + 7i कैप माइनस 3j कैप माइनस k कैप अपॉन 5. ये आ रहा है ना बेटा? आपने इसका मॉड निकाला क्या? क्या किया? हाँ सर, बस वैल्यूज. अच्छा, डिस्टेंस निकालने की कोशिश किया. डिस्टेंस निकालेंगे तो फिर मॉड लेना पड़ेगा फिर आपको. तो मॉड कैसे निकालेंगे? इफ यू वांट टू कैलकुलेट द मॉड, देन मॉड कैसे निकालते हैं? अंडर रूट ऑफ x कोऑर्डिनेट से जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी 7/5 होल स्क्वायर प्लस माइनस 3/5 होल स्क्वायर प्लस माइनस 1/5 होल स्क्वायर. तो 1/5 will come out 49 plus 9 plus 1 is equal to root 59. 59 किसके स्क्वायर के क्लोज आता है? 8 8 जा 64. 49 7.5 ले लेंगे कुछ 5. तो 1.5 आ रहा है कुछ नियर अबाउट. डिस्टेंस 1 वैसे ये आंसर होगा. आंसर ये ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर मॉड निकालने को बहुत कम बोलते हैं, फिर भी आरसीएम निकालना तो आपको मालूम चल गया ना कैसे निकालते हैं. Can you scroll up? ओके.
Sir, scroll down. अगर एक तो वेक्टर फॉर्म दिया होता है तो वेक्टर फॉर्म में अगर इस तरह से दिया हो तो इस तरह से डील कर लेना ज्यादा अच्छा। वेक्टर फॉर्म में ज्यादा पार्टिकल नहीं देते हैं, 2-3 पार्टिकल देंगे ज्यादा। मेडिकल में 2 देंगे, जेई में 3 ले लेंगे, बस इतना ही फर्क होगा और ज्यादा मुश्किल नहीं होता। नो, अब एक दूसरा फॉर्मूला आता है। अगर सपोज कर लो उन्होंने कोऑर्डिनेट्स दे रखे हो तो आप कहेंगे कोऑर्डिनेट्स तो वेक्टर हम वैसे भी निकाल सकते हैं, चल सकता है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हम कोऑर्डिनेट से कैसे करेंगे, ठीक है। अगेन डिस्क्रीट मासेस, दूसरा फॉर्मूला देखो, सबने कंप्लीट किया इसको? एक मिनट। हाँ, मैं डिस्क्रीट मासेस पे आ रहा हूँ। लेट्स से हियर लेट्स से यहाँ पे मासेस ले लेते हैं, ओरिजिन ले लेते हैं और इधर मासेस ले लेते हैं। लेट्स से M1 N2 M3 MN, ठीक है। अब इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1, y1, z1, दिस इज x2, y2, z2, again this is x3, y3, z3. It is not necessary all three will present. You have to just analyze कि आपको तीनों यूज करना है, x y z, कि सिर्फ x यूज करना है, कि x y यूज करना है, कि x y z यूज करना है, डिपेंडिंग ऑन न्यूमेरिकल, ठीक है। ये हो गया xn, yn, zn, and let's say हम assume कर लेते हैं, let's say center of mass is here. And what is the coordinate of this one? XCM, YCM, and ZCM. X coordinate, Y coordinate, Z coordinate, that is the center of mass. तो यहाँ पे ना आपको इंडिविजुअली अलग अलग करना पड़ेगा तीनों का। तो आप X का करेंगे M1 X coordinate, M2 X coordinate, it will continue like this way, Mn X coordinate upon M1 plus M2 plus Mn। अब इसी तरह Y करना पड़ेगा, इसी तरह Z का भी करना पड़ेगा, then you will get X Y Z, XCM YCM ZCM, तब आपको मिल पाएगा। Are you getting the difference? वेक्टर है तो अच्छी बात है। अच्छा, कुछ लोग वेक्टर भी बना लेते हैं, क्यों? आप वेक्टर बना सकते हैं ना, आप ऐसे लिख सकते हैं कि R1 की वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं, that is X1 I cap plus Y1 J cap plus Z1 K, वैसे भी कर सकते हैं। बट अगर नहीं करना चाहते हो वेक्टर फॉर्म में तो यू कैन अप्लाई डू लाइक दिस वे, तीनों को आपको अलग अलग करना पड़ेगा। इसी तरह YCM भी करेंगे। YCM इज व्हाट? M1 Y coordinate, M2 Y coordinate, like this way, Mn Z coordinate upon total mass, and ZCM is Z coordinate plus Z coordinate plus, हाँ बच्चा, anybody want to say anything? ओके, 5 मिनट का ब्रेक चाहिए। अच्छा, एक काम, 1 बजे तक दे दो ना सर। अच्छा ठीक है, एक काम करो फिर तुम लोग ले लो 5 मिनट का, मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूँ पहले। सो लुक हियर, अगर एक से ज्यादा मासेस होंगे ना, तो अगर वेक्टर फॉर्म नहीं दिया हुआ है तो फिर आपको ना सेपरेटली निकालना पड़ेगा। मतलब आप फॉर्मूला देख रहे हैं किस तरीके का है, किसी ईयर इट इज व्हाट, समेशन ऑफ m into x
अपॉन समेशन, ये सम का साइन होता है, समेशन ऑफ मास। तो m इंटू एक्स का समेशन करना है, समेशन ऑफ मास। इसी तरह इसमें समेशन ऑफ m इंटू वाई अपॉन समेशन ऑफ मास, या ऐसे लिख सकते हैं समेशन ऑफ दिस इज m इंटू जेड समेशन ऑफ m। समेशन एक्चुअली इस तरह से लिखते हैं हम लोग, समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n। इसका मतलब i की वैल्यू ऐसे लिखते हैं जैसे mi xi। तो इसका मतलब जानते हैं क्या होता है कि i इज इक्वल टू 1 टू n mi। इसका मतलब पहले i की वैल्यू 1 रखोगे, फिर प्लस, फिर 2 रखोगे, प्लस, फिर 3 रखोगे, प्लस, वो n तक जाता है। इट्स अ वे ऑफ राइटिंग। ये लिखने का एक तरीका होता है, इसे मैं समझा रहा हूँ दोबारा आपको, जैसे इट्स अ वे ऑफ राइटिंग, हाउ टू राइट इट। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, समेशन ऑफ एम आई एक्स आई, और आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक जाएगी, और डिनोमिनेटर में भी क्या होगा, समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू n एम आई, इस तरह से। सो इट्स अ वे ऑफ राइटिंग, मतलब m इंटू एक्स का मल्टीप्लीकेशन अपॉन आर यू फॉर्मुलेस फर्स्ट। फॉर्मूले नोट कर लिए सबने? नो सर। कॉपी ऑन द फॉर्मूले कॉपी कर लीजिए, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं आपको एक दो प्रॉब्लम देता हूँ तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। तरी पण मी त्यांना एवढं असं सांगितलं की तुम्ही फक्त जाऊन सरांशी भेटून तरी या म्हणजे पुढच्या वर्षी हो यस बच्चा, सर ये M1 M2 M3 M ये क्या है सर? नहीं डिनोमिनेटर में बेटा, त्याचा जो भाऊ आहे तो तेजस कि न्यूमरेटर में? न्यूमरेटर में सर। अच्छा, आपको मास को ना एक्स कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब ये मास को m1 इंटू x1, मतलब इट्स दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेसिकली। तो आपको m1 को उसके x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस m2 को उसके x कोऑर्डिनेट से, प्लस m3 को x कोऑर्डिनेट से, लाइक दिस वे, डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3, लाइक दिस वे। इसी तरह y कोऑर्डिनेट निकालना, ycm निकालना हो ना, तो m1 को उसके y कोऑर्डिनेट से, m2 को उसके y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे और सबको ऐड करते जाएंगे। सिमिलरली z, m1 को z कोऑर्डिनेट से, m2 को z कोऑर्डिनेट से, इस तरह से ऐड करते जाएंगे। मतलब m1 x1 का मतलब है m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2 प्लस m3 इंटू x3, लाइक दिस वे। आपको मल्टीप्लाई करते जाना है सबको और ऐड करते जाना है। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, मैं आप फॉर्मूले लिख लिया, मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। लेट मी टेक वन एग्जांपल। लेट्स सी एग्जांपल। लेट मी टेक वन एग्जांपल। ठीक है, मैं क्वेश्चन ले लेता हूं। फाइंड द सेंटर ऑफ मास। एवरीबॉडी कॉपीड फॉर्मुलेस फर्स्ट, कर लिया ना सबने कॉपी? Yes sir. Find Yes, find the coordinate center of, find the center of mass. Find the center of mass of three particles. Three particles दे रखे, of three particles of mass m1 is equal to 1 kg, m2 is equal to 2 kg, and m3 is equal to 3 kg, are placed at the corners of, are placed at the corners of an equilateral triangle, equilateral triangle of side 1 मीटर। ठीक है, तो सपोज कर लो, अगर मैं डायग्राम दे देता हूं, चलो आपको सेंटर ऑफ मास निकाल के बताओ क्या होगा।
दिस इज x, दिस इज y, दिस इज ओरिजिन। चलो मैं डायग्राम आपको दे देता हूँ, ठीक है। एंड ठीक है, ओके। तो one mass is placed here, one mass is placed here, m1, one mass is placed here, m1, m2 placed here, and m3 placed here. M1 is 1 kg. This is sorry, make it M2. M2 is 2 kg. Here it is 3 kg. And side is 1 meter. Find the center of mass. आपको अच्छा, वैसे तो आपको मालूम है कि सर आपने तो बताया था सेंटर ऑफ मास सेंट्रोइड पे ही होगा, तो ठीक है, सेंटर ऑफ मास इधर ही कहीं पर होगा, मुझे मालूम नहीं सेंटर ऑफ मास इधर होगा। तो तुम्हें उसका XCM चाहिए और YCM चाहिए, Z चाहिए होगा क्या? Z is required? No, sir. I don't think Z is required. अच्छा, तो 3 पार्टिकल दे रखे हैं और साइड दे रखा है, क्या करेंगे? सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे हम लोग? डू वन थिंग, सबके कोऑर्डिनेट लिख दो, मुझे कोऑर्डिनेट बताओ सबके। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? यस, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस वन? इसके फिर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? सबके कोऑर्डिनेट बताओ। 0,0, गुड। इसके 2,0 1,0 ना? हाँ, इसके सॉरी सर, हाँ, इसके क्या होगा? 2,0 कैसे? हाइट तुम्हारा ये हाफ हो जाएगा या 0.5 बोल दो, और हाइट क्या हो जाएगा? व्हाट इज द हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल? हाइट क्या था बेटा? √3/2 इंटू साइड 1 है, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? हाफ कॉमा √3/2। सो m1 1 kg, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x1, y1, दैट इज 0, 0। m2 2 kg, उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे दैट इज x2, y2, दैट इज a, 0। नहीं 1, 0, सॉरी 1, 0। m3 3 kg, उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x3, y3, दैट इज 1/2, √3/2। अच्छा, तो एक काम करो, XCM का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। इसी तरह YCM भी निकाल लीजिए और इस तरह ट्राइओसल। हाइट हो जाएगी √3/2, साइड तो 1 है ना बेटा, तो √3/2 हो जाएगा। तो x, y, तो x, y, तो उसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा 1/2, √3/2। सर 1,1/2 √3। नहीं, पहले का आंसर कितना आया? नहीं, पूरा सब सर वो सॉल्व सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट बता रहा हूँ सर। XCM का या आपने सर कैलकुलेट सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट x और y के। x y निकाल लिया क्या? XCM YCM क्या निकला? XCM सर x का कोऑर्डिनेट 1 है और y का 1/2 √3। 1/2 √3 चेक करो ना बच्चा एक बार ठीक से।
आपने ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई किया क्या? आपने दूसरे मेथड से किया क्या? हाँ m1 सर, y m2 सर y2 उधर हम्म सॉरी सर, वो x 1/2 है और y 1/2√3। अच्छा मैं देख लेता हूँ कि इसको क्या किया आपने। 1 इंटू 0 प्लस, तस्नीम देख लो, 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1/2 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 क्या आएगा? इसी तरह y वाला करो, डू द y1 ऑल्सो सेम थिंग। सर सेंट्रॉइड के लिए वो फॉर्मूला नहीं यूज कर सके, x1 प्लस अच्छा x2 वो प्लस वाला यूज x3 किया, अपॉन। कर सकते हैं, बट हम थोड़ा सा, अच्छा जो हमने फॉर्मूला बताया उसका मैं यूज बता रहा था ना, तो फिर हम आर्गोडिंग मैं एक्चुअली जो मैंने नया हाँ फॉर्मूला सर, बताया ना, मैं उसका यूज बता रहा था कैसे करेंगे। हाँ सर, ठीक है, तो आप दूसरी तरीके से करेंगे तो फिर उसका यूज नहीं मालूम चलेगा ना। हाँ सर, नहीं ऐसे ही किया, मैं पूछ रहा था सर। अच्छा कितना आंसर आया फाइनली? ये 3 इंटू 1/2, ये 2 21 आ रहा, फ्रैक्शन में आ रहा है। 21 आ रहा सर मेरा। नहीं नहीं, एक मिनट, 2 और ये 3/2, 2 3/2 4 7/2, 7/12 आएगा। 7/2 upon 6। 7/12, 7/12 7/12 7 by दूसरा 12 कॉमा √3 रूट अपॉन। हाँ 3/2 अच्छा दूसरा वाला कितना आया? 1, 0 √3/2 प्लस 2, 0 प्लस 3 इंटू √3/2 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3, तो आई थिंक ये आएगा 3√3 अपॉन 12। अच्छा 6 2, हाँ दैट इज 12। √3/4 आ रहा है क्या? यस सर। हाँ यस √3/4। तो फिर उसके कोऑर्डिनेट फिर क्या आएंगे? आप उसके कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? इस फॉर्मूले का यूज बता रहे थे बेसिकली। देखो आप प्रॉब्लम कैसे भी कर सकते हैं, वहां पे तो ऑप्शन टिक करना है आपको, बट यू शुड नो द यूज ऑफ दिस फॉर्मूले। तो XCM कॉमा YCM, सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? दैट इज 7/12 कॉमा √3/4। हाँ अब तुम देख लेना ऑप्शन में उसने डिवाइड करके निकाल रखा है, डेसिमल में निकाल रखा है, तो फिर आपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा आप उसको, वो दैट इज डिफरेंट थिंग, बट यू शुड नो द यूज ऑफ दिस फॉर्मूला। Everybody understood, boys and girls? उस फॉर्मूले का यूज समझ में आया? मैं आपको एक प्रॉब्लम दूं, करेंगे क्या आप लोग ट्राई? यस अच्छा बस यही प्रॉब्लम समझ लो, बस ट्राइंगल को की जगह तुम स्क्वायर ले लो और 3 मासेस की जगह 4 मासेस कर लो, तो आंसर क्या आएगा? ठीक है, तो मैं क्वेश्चन चेंज कर देता हूं। तो मैं 3 मासेस की जगह 4 मासेस ले लेता हूं। ट्राई योरसेल्फ, लेट 4 पार्टिकल्स masses 1 kg, 2 kg, 3 kg and 4 kg are placed, जैसे मैंने पहला वाला किया वैसे ही करना, are placed at corners of a square of side 1 meter. Find center of mass. You can try it. मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, ट्राई करो, कोऑर्डिनेट्स अपने से लिखना। One mass placed here, other here. साइक्लिक रखो या एंड कैसे भी रख दो, चलो मैं रख के दिखा देता हूँ।
ट्राई करो अपने से। ये 2 kg and side is 1 meter. सबके कोऑर्डिनेट्स लिख लो, राइट ऑन द कोऑर्डिनेट्स। सर अगर वो मास के सर वो अगर अलग अलग कॉर्नर पे रखे तो आंसर भी बदल जाएगा। बदल जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगा, इसलिए तो मैंने तो डायग्राम ड्रॉ करके दिया, क्योंकि अगर किसी बच्चे ने 3 इधर रख दिया, 4 इधर रख दिया, या 2 इधर रख लिया, या 3 इधर, आंसर बिल्कुल बदल जाएगा, क्योंकि जैसे ही मास का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा तो ऑफकोर्स आंसर बदल जाएगा। मास इधर इधर करोगे तो आपने एक आई डोंट नो, रिमेंबर, आई कांट रिमेंबर। सर अगर M1 M4 की जगह रखा तो बिल्कुल बिल्कुल आंसर चेंज हो जाएगा। स्टार्ट किया तो नो, कोऑर्डिनेट्स लिख लो x1, y1, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, उसी तरह के x2, y2, पुट कोऑर्डिनेट योरसेल्फ, x3, y3 and x4, y4। अब 1/2 और 7/10 आ रहा है। 1/2, 1/2, हाँ 7/10 चेक कर लेना। तो कोऑर्डिनेट्स क्या लिखे, पहले मुझे कोऑर्डिनेट्स बता दो। इसका क्या लिखे, ये 0 0 रहेगा, इसका 0 0 दूसरे M2 का 1, 0 1, 0 और 1,1 गुड आकाश, हाँ 1, 1 और दिस इज 0, 0,1 हो जाएगा, ठीक है। नाउ यू कैन डू इट 1, 0, 1, 1 and this is 0, 1. Is it clear? Now you can apply the formula XCM and YCM. सर XCM हाफ आया। हाँ हाफ आएगा, X4 हाफ आएगा, मिडिल में ही आएगा ना, इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, तो मिडिल में ही आएगा फिर वो, ठीक है। इसी तरह YCM निकालना पड़ेगा। सर यस बच्चा। सर मासेस हमेशा ओरिजिन से ही रखना है। ओरिजिन के रखने से एक बेनिफिट होता है, क्या बेनिफिट होता है, तुम्हें उसके 0,0 कोऑर्डिनेट 0 मिल जाएगा, तो उसके रेफरेंस में तो सबके कोऑर्डिनेट निकाल लोगे। अगर तुमसे पूछा जाए कि तुम्हें वो डायग्राम नहीं देते तो स्टूडेंट क्या करता है ना, पहले मास को ओरिजिन पे रख देता है, तो उसके कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं 0, 0, फिर उसके रेफरेंस से बाकी को कोऑर्डिनेट्स को जज कर लेता है। तो ये आपकी ट्रिक है कि पहले मास को ओरिजिन पे रखो, ताकि क्या बाकी मासेस को इधर उधर रखो, तो ठीक है। तो आपको ओरिजिन के कोऑर्डिनेट मालूम है ना, तो फिर उसको देखोगे तो बाकी से कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे ना फिर तुम्हें। सो इसका तो कितना आ गया, 1/2 आया ना, 0.5 हो जाएगा। दूसरे का कितना आया, 7/10। 7/10। हाँ यस सर y का कोऑर्डिनेट भी हाफ आना चाहिए ना। हाँ y का कोऑर्डिनेट भी, हाँ नहीं मासेस नहीं 1/2 नहीं, 1/2 आ रहा है। नहीं सर 7/10 ही आ रहा है। हाँ हाफ इसलिए नहीं आ रहा, मासेस सेम नहीं है ना बेटा, हाँ सर हाँ। मासेस अलग अलग है ना, सब अगर सेम होते तो सेंटर पे आता। वैसे ये 1/2 आ रहा है क्या, पक्का? हाँ सर। हाँ सर, क्योंकि 0.7 सर 5 है और राइट साइड में 5 पेज आ रहे हैं। हाँ 1 मिनट, 1, 0 प्लस 1 मिनट 2, 1 प्लस 3, 1 प्लस 4, 0 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, so is equal to, that is 4 plus this 3 or 5 upon
10, हाँ 1/2 आ रहा है, दैट इज 0.5। दूसरे वाला कितना आ रहा है? 7/12, 10 7/10, तो 0.7 हो जाएगा, 0.7 0.7 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से XCM और YCM मिल जाएगा उसके कोऑर्डिनेट। सर अगर मास का पोजीशन चेंज करेंगे तो XCM नहीं चेंज होगा ना, हाफ ही रहेगा ना? यस, अगर मास की पोजीशन चेंज कर देंगे तो XCM डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। ठीक है ना? सर आज के लिए इतना ही। चलो आज के लिए इतना ही रख देते हैं। ठीक है, आई विल कंटिन्यू टुमारो। Thank you, sir. थैंक यू, थैंक Thank you, sir. यू वेरी मच। आप कल